जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और तीन बहुत अहम खबरों पर आज बात करनी है। पहली बात तो ये है कि गुज़िश्ता कई दिनों से ये शोहरा और शोर और वावेला मचाया जा रहा था कि केपीके डिफ़ॉल्ट कर गया है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने एहतजाज शुरू कर दिया है। केपीके के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाह दें, और बहुत वफाक ने उनके साथ जुल्म किया है और उनके पता नहीं पैसे नहीं दिए, और केपीके के हालात सरकारी अफसरान के दिगरगू हैं और उनकी किटी में इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुलाजमीन को उनकी जो तनख्वाह है वो दे सके। फिर उसके बाद तैमूर सलीम झगड़ा साहब का मैसेज आया, उन्होंने कहा कोई ऐसे हालात नहीं हैं, हम तनख्वाहें दे रहे हैं। ये बात इतनी सादा नहीं है, इतनी सिंपल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। वो साजिश क्या थी, वो नाकाम किस तरह हुई, किसने उसमें पिवटल किरदार अदा किया, इस हवाले से बहुत ही एक्सक्लूसिव डिटेल आपको बताएंगे। हमारे दोस्त हैं तारिक आफाक, समा टीवी के ब्यूरो चीफ हैं केपीके के। उनके एक ट्वीट से ये कुछ कार्रवाई का पता चला, कुछ इधर उधर से ज़राए से मालूमात हासिल की, तो वो बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल कि वफाक के ख़िलाफ़ केपीके की हुकूमत की एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई। उसको किस मकाम पर साजिश हुई, कौन कौन उसमें शामिल था, कितने लोग थे और कितने दिन पहले हुई, ये सारी एक्सक्लूसिव डिटेल आपको बताएंगे। और ये साजिश जब पकाई जा रही थी तो उसके बाद इसकी नाकामी के सबब क्या बने, और वो जो तैमूर सलीम झगड़ा ने अचानक मुलाजमीन को तनख्वाहें देने का ऐलान किया, तो वो ऐलान क्या था और उसके पीछे क्या वजूहात थी, ये एक्सक्लूसिव डिटेल आज की इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे। दूसरा, एक बड़े दिलचस्प सूरत हाल हो रही है, और कभी चश्मे फलक ने और इस मुल्क की सियासी तारीख ने सोचा भी नहीं होगा कि फैसल वाडा का केस, जो पीटीआई के बड़े हरदिल अजीज़ रहनुमा हैं, सिर्फ पीटीआई के नहीं बहुत से हलकों के बड़े लाडले हैं, उनका केस अदालत में पेश होगा। और अदालत भी कोई छोटी मोटी अदालत नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पेश होगा, और चीफ जस्टिस साहब उस बेंच में बैठे होंगे, और मुकदमा पेश होगा फैसल वाडा की ताहयात नाअहली का। इस मौके पर रिलीफ शायद उनको दिया जाए, ताहयात नाअहली वाली बात ख़त्म कर दी जाए, लेकिन इसका फ़ायदा किनको पहुँचेगा? नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को। ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि फैसल वाडा के तवस्सुत से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को जो है रिलीफ मिलेगा। और चीफ जस्टिस साहब के जो मौजूद चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं ताहयात नाअहली के हवाले से, वो बड़े अहम हैं। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि वो उस वक्त क्यों नहीं आए, उस तरह की बात उस वक्त क्यों नहीं हुई जब नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया, जब जो है जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल किया गया। अब जब अपने लाडले पर बात आई है तो जनाब ताहयात नाअहली तो बहुत बड़ा जुर्म लगने लग गई है। ऐसा लगने लग गया है कि ये तो सारी बुराइयों की जड़ है। तो ये फैसल वाडा के ख़िलाफ़ मुकदमा क्या है, उसके बारे में जो रिमार्क्स आए हैं वो क्या है, और इसका फ़ायदा दूसरी सियासी जमातों को और सियासी कायदीन को किस तरह पहुँचेगा, ये भी आज के व्लॉग में दूसरी स्टोरी हम डिस्कस करेंगे। तीसरी स्टोरी जो है वो अभी इन प्रोसेस है, लेकिन उसमें कुछ आपको बातें पहले से बताई जा सकती हैं। मरियम नवाज साहिबा ने आज 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का करनी है। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं है, मरियम नवाज साहिबा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या मुमकिना मौजूआत हो सकते हैं जिनके ऊपर बात की जाएगी। कुछ मौजूआत तो ऐसे हैं जिनके हवाले से अक्सर बात होती रहती है और उसमें कोई नुदरत या नयापन नहीं होता है। इमरान खान की करप्शन, ये वो सारा कुछ ये बहुत दफ़ा चल गया है, लेकिन साइफर के हवाले से कुछ बातें बड़ी वाज़े होने का इम्कान है। शायद कोई नया सबूत भी सामने आ जाए। प्लस एक शुनीद है कि जो अदलिया का माजी में
और ख़ास तौर पे रीसेंट पास्ट में जो अदलिया का किरदार रहा है, जो नैब का किरदार रहा है, और फिर जिस तरह पंजाब हुकूमत के हवाले से अदलिया का किरदार सामने आया, अपना ही फैसला करके उसी फैसले से बाद में फिर मुंह मोड़ लिया। ये वो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बहुत खुलकर बात नहीं हुई अभी तक इस सोसाइटी में। हमने सारे खौफ के बुर्ज तोड़ दिए, इस्टेब्लिशमेंट का बच्चा बच्चा नाम ले रहा है, ब्यूरोक्रेसी को उठाकर ब्यूरोक्रेट्स को हम अदालत जेलों में डाल देते हैं, लेकिन अदलिया वो सेक्रेड काव है अभी तक जिसके खिलाफ खुलकर बात नहीं हुई, या उसके अंदर जो खामियां हैं, कज्जियाँ हैं, कदूरतें हैं, उनके फैसलों में जो मसलहतें पोशीदा हैं, उसके हवाले से अभी तक इस माशरे में किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की। मुमकिन है कि ये आवाज़ बुलंद करने का सेहरा आज मरीम नवाज़ के सर जाए। दूसरा, ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, अता ताड़ड़ अभी साइफर पर गुफ्तगू कर चुके हुए हैं। इसका मतलब है कि अब नून लीग ने बयानिया, हुकूमत तो उनके कंट्रोल में आ गई, डॉलर भी कंट्रोल में आ जाएगा, महंगाई भी, पेट्रोल की हद तक कुछ कमी हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो इस पर मज़ीद काम भी अभी होगा। लेकिन जो बयानिए की सतह है उसमें मुस्लिम लीग नून ने जब से ये हुकूमत ली है बड़ी मार खाई है, तो अब ये थोड़ा सा उस पर काम करने की कोशिश करेंगे और अपने बयानिए को ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे ताकि अवाम में उसकी पजीराई हासिल हो। इमरान खान के जहरीले बयानिए ने बहरहाल लोगों के जहनों में जगह बनाई है, सही है या गलत है वो बात की बात है, लेकिन इमरान खान ने अपने प्रोपेगेंडा से लोगों के जहनों को ज़रूर मुतासिर किया है, और वो जो मुतासरीन हैं वो इमरान खान की हर बात पर यकीन रखते हैं। अगला इलेक्शन होना ही है, अगस्त में होगा या अप्रैल में होगा, ये मुख्तलिफ खबरें हैं, मेरे ख्याल में अगस्त में ही होगा। उससे पहले पहले नून लीग को अपनी हुकूमती सतह पर परफॉर्मेंस बेहतर करनी है, लोगों के लिए फलाह के रास्ते क्रिएट करने हैं, और अगर साथ साथ बयानिए पर, नज़रियाती सोच पर, नज़रियाती असास पर भी काम करना ज़रूरी है। उसके दो तीन तरह के पहलू हैं। एक तो ये है कि नवाज शरीफ की वापसी से ही उस बयानिए को तक़वियत मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जो मरीम नवाज़ हैं वो भी अब खुल के उन मौज़ूआत पर बात करने का इरादा रखती हैं जिन मौज़ूआत पर इस सोसाइटी में बात करते हुए अभी भी लोगों के पर जलते हैं, लोग खौफज़दा रहते हैं। तो खौफ का कुछ बुत टूटने का इम्कान है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या उस सिलसिले का आगाज़ कर दिया जाएगा जब आप किसी से जवाब नहीं तलब कर सकते, किसी का जवाब आपको नहीं मिलता, तो आपके पास कम से कम इतना इख्तियार ज़रूर होता है कि आप उन हलकों से, उन मुख्तदर हलकों से सवाल ज़रूर कर सकते हैं। और सवाल बुनियादी तौर पर वो चीज़ है जिससे जमहूरियत पनपती है, जिससे आवाम को उनका आज़ादी इजहार का हक़ मिलता है, जिससे लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन की अहमियत हासिल होती है। तो सवाल करना बहुत ज़रूरी है, सवाल उठाना भी बहुत ज़रूरी है। सियासी क़यादतें जब मुश्किल मौज़ूआत पर सवाल उठाती हैं उसका एडवांटेज ये होता है कि फिर वो सवाल गली गली होता है, वो सवाल करिया करिया, गांव गांव होता है, और वो सवाल ज़बां ज़दे आम हो जाते हैं। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें कुछ तवक्को है। इसके हवाले से मज़ीद भी कुछ मालूमात है, वो भी इस वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इम्कानात हो सकते हैं और मुस्लिम लीग नून का आइंदा दिनों का लाए अमल क्या होगा। सबसे पहले बड़ी और एक्सक्लूसिव स्टोरी की तरफ चलते हैं, वो जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि हमने अचानक सुना और कोहराम सा मच गया, केपीके डिफ़ॉल्ट कर गया, मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, लोगों के हालात बहुत बुरे हो गए हैं, केपीके हुकूमत का वफाक ने उनको कोई फ़ंड नहीं दिए जिसकी वजह से केपीके हुकूमत तबाह बर्बाद हो गई है, और गुर्बत और अफलास वहाँ पर दर आया है, और अब हुकूमत जो है बिल्कुल बेसरो सामान बैठी है और उनके सरकारी मुलाजमीन की देखभाल का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये हमने बड़ी खबरें सुनी। इसी खबरों के दौरान तैमूर सलीम झगड़ा जो कि वज़ीर ख़ज़ाना है, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और उसके बाद कहा कि जनाब ये जो हम 2 तारीख को तनख्वाहें दे देंगे, और तनख्वाहें फिर दे दी गई। तो फिर
ये मामला इतना सिंपल नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ था। वो स्टोरी आपको बतानी है। वो स्टोरी कुछ इस तरह है, और इसके रावी हमारे दोस्त तारिक आफाक भी हैं, कुछ और ज़राए से भी खबर मिली है। स्टोरी कुछ इस तरह है कि आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले हर सूबे की सरकारी एम्प्लॉयज़ की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ एसोसिएशन होती हैं, उनके सरकर्दा नुमाइंदों को एक जगह खाने पे बुलाया गया। बड़ा लेविश खाना था, और वो जो जगह थी केपीके में, पेशावर में एक बड़ी मारूफ वेडिंग मार्की है, शिराज अरीना उसका नाम है, और वो ज़रा एक्सक्लूसिव सी, एलीट सी है। तो जो एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन वाले बड़ी खुशी से गए, उनके नुमाइंदे वहाँ पर शिराज अरीना में, और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उसमें सारों के नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन अहम पीटीआई के सियासतदान थे उसमें। लेकिन जो सर फहरिस्त जिसका नाम आता है वो तैमूर सलीम झगड़ा वज़ीर ख़जाना थे केपीके के। अच्छा, उसमें बड़ा अच्छा खाना खिलाया गया। फिर उसके बाद वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन थे, जिसमें क्लर्क एसोसिएशन थी, असातिज़ा की एसोसिएशन थी, और सेक्रेटेरिएट के एम्प्लॉयज़, इन एसोसिएशन के नुमाइंदों को बड़े इज़्ज़त और एहतराम से बुलाया गया और उन्हें एक नुक्ता समझाया गया। उनको आमादा किया गया वफाक के ख़िलाफ़ साजिश करने पे, और उनसे कहा कि आप लोगों के ख़िलाफ़ और वफाक के ख़िलाफ़ एहतजाज करें, हम आपकी तनख्वाहें रोकते हैं, हम आपकी तनख्वाहें रोकेंगे और जनाब बेहतरीन काम हो जाएगा। आप वफाक की तरफ सफ़र शुरू कर दें, चलना शुरू कर दें वफाक की तरफ, और जनाब कहें जी कि हमें तो तनख्वाहें नहीं मिली, सूबे में माशी बहरान हो गया है, इसमें सारा कसूर जो है वफाक का है, और केपीके के लोगों का हक गसब हो रहा है और उनके हालात को ख़राब किया जा रहा है। जानबूझ के एक वफाक के ख़िलाफ़ साजिश की गई। वहाँ के एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के लोगों को भड़काया गया, और जब ये खाना खाना खिला के उन्होंने केपीके के लोगों को, तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने बड़ा बेवकूफ़ समझा हुआ है। उन्होंने कहा अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छी जगह बिठाएंगे, जो कुछ कहेंगे इन एम्प्लॉयज़ यूनियंस को तो वो हमारे कहने के मुताबिक अमल करेंगे। अच्छा, जब तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने ये सारा प्लान एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के नुमाइंदों को बता दिया, तो फिर एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के नुमाइंदों से बात करने को उनको कहा जी कैसा ज़बरदस्त प्लान है, अब आप इसके बारे में अपने ख़यालात का इज़हार करें। तो जो बातें की उन्होंने एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने केपीके के, वो बातें जो हैं उससे सारी साजिश का रुख पलट गया। पहली बात तो ये है कि उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया तैमूर सलीम झगड़ा के मुंह पर कि हम इस साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम वफाक के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं करेंगे, हम डंडे खाने के लिए लॉन्ग मार्च और आपके सियासी मकासद पूरे करने के लिए लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। ये उन्होंने मैसेज दिया। फिर उसमें से एक साहब उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा जी कि हमारे मसाइल तो वही हैं, जो अभी भी वही मसाइल हैं जो 1 साल पहले थे। 1 साल पहले हमने धरना दिया था, लॉन्ग मार्च किया था बनी गाला के सामने, हम उसके सामने सड़ते रहे, गलते रहे। इमरान खान वज़ीर आज़म था और उसने हमारी बात तक नहीं सुनी। एक सीनियर एम्प्लॉय ने ये तक बताया कि उस धरने के ऊपर, जबकि तैमूर सलीम झगड़ा साहब की जमात की हुकूमत थी वफाक में, हम पर शेलिंग की गई। एक सीनियर साहब ने कहा, और ये सुनिएगा बड़े अफसोस की बात है, उस शेलिंग की वजह से वो उनकी आंख के पास शेल लगा, जिसकी वजह से अभी तक उनकी बीनाई दुरुस्त तरीके से बहाल नहीं हो सकी। ये तैमूर सलीम झगड़ा के मुंह पर कहा उन्होंने, और उन्होंने कहा जी हम आपके सियासी मकासद के लिए, हमें बेवकूफ़ ना समझें, हम आपके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, आपने जो कुछ करना है वो करें। अच्छा, इस मीटिंग से मायूस होने के बाद केपीके ने, अब चूंकि ये 2 हफ्ते पहले की बात है, केपीके ने इन मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद कर दी।
अच्छा, जब तनख्वाहें बंद कर दी, इरादा ये था कि ये घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगलियों से निकालते हैं। इन लोगों की तनख्वाहें बंद कर देते हैं, पैसे नहीं मिलेंगे, घर में राशन नहीं आएगा, तो ये फिर वफाक के खिलाफ एहतजाज करेंगे। ये वो करी ही मंसूबा था जिसके लिए KPK के सरकारी मुलाजमीन को यूज़ करना था। लेकिन करना खुदा का ये हुआ कि ये एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन उल्टा तैमूर सलीम झगड़ा को पढ़ गई, और उन्होंने जब इनके तौर तरीके देखे तो उन्होंने तैमूर सलीम झगड़ा को जवाबी धमकी थी। और वो जवाबी धमकी ये थी कि भाईजान 5 तारीख तक हम इंतज़ार करेंगे, और अगर 5 तारीख तक हमारी तनख्वाहें नहीं आती, हमारे बच्चों का रिस्क, उनके स्कूल की फीसें, हमारे घर वालों की दवाइयाँ, ये सब कुछ बंद किया जाता है, तो फिर कोई सरकारी अफसर KPK में 5 तारीख के बाद काम नहीं करेगा। कोई फाइल दस्तखत नहीं होगी, कोई फाइल मूव नहीं होगी। अच्छा, ये पहले तो समझे कि ये ऐसी धमकी है। जब इन्होंने एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का रवैया देखा, और ये यकम से पहले की बात है, तो फिर 5 तारीख को अगर ये एहतजाज कर देते, KPK में काम रुक जाता, तो KPK हुकूमत पर बात आनी थी। उस मकसद के लिए आपने वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो कोई माशी बहरान नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, तनख्वाहें तो 2 तारीख को रिलीज़ हो जाएंगी। ये वो बयानात थे जो मीडिया पे चले, लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड स्टोरी थी वो आप तक नहीं पहुंची थी, और वो जो है बहुत खौफनाक बात है। ये तो एक चीज़ सामने आई है ना। अब KPK के अवाम को किस तरह वफाक के ख़िलाफ़ वर्गलाया जा रहा होगा, इसकी बहुत सारी और मिसालें होंगी जिस तक हमारी रसाई नहीं हुई। लेकिन ये एक मिसाल भी बहुत काफ़ी है कि वफाक और KPK के सूबे को आपस में लड़ाने के लिए किस कदर बहीमाना इक़दामात किए जा रहे हैं। ये किस तरह के क्रिमिनल माइंड हैं, मुजरिमाना जहनीत वाले लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें सोच लेते हैं, उन पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। ये थी जी वो स्टोरी। अब ज़रा बात कर ले सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब के फैसल वाडा के केस में रिमार्क्स की। और फैसल वाडा आपको पता है लाडले से आदमी हैं, वो अजीब व गरीब हरकतें करते रहे हैं, इसलिए कि उनको कोई रोक टोक नहीं थी। वो कभी फौजी बूट लेके टॉक शो के अंदर चले जाते हैं, कभी कहते हैं 5000 बंदा इस मुल्क में लटका देना तो ये मुल्क ठीक हो सकता है। इस तरह की बातें वो करते हैं। कभी उनके पास खुद असासे बरामद होते हैं, उनके असासों के हवाले से और गैर मुल्की जायदादों के हवाले से बहुत ज़बरदस्त स्टोरी की फ़ख्र दुरानी ने। और बिलाखिर मैं तो यही समझता हूँ वो स्टोरी इतनी पावरफुल थी कि उसकी वजह से ये जो है नाअहल हुए। फ़ख्र दुरानी जियो के इन्वेस्टिगेटिव सेल के में काम करते हैं, आप सब उनसे वाकिफ़ ही हैं। बहुत मेहनत से कई बरस इस स्टोरी पर उन्होंने काम किया है। तो अब उसके बाद सूरत हाल ये है कि अब इनको नाअहल, चूँकि ये लाडले हैं, इनको नाअहल तो कर दिया गया, लेकिन क्या वो नाअहली कबूल की गई दिल से? तो बात ये है कि अब सूरत हाल ये है कि उनको कहीं ना कहीं से रिलीफ मिलना है। लेकिन उसमें जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो ये है कि ताहयात नाअहली तो एक ड्रैकोनियन लॉ है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये पहले क्यों नहीं ख्याल आया जब नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया, जब जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल किया गया? उन लोगों की सियासत को ख़त्म करने की कोशिश की, और सियासतदानों की सियासत अदालती फ़ैसलों से ख़त्म कभी भी नहीं होती। तो क्या फैसल वाडा को रिलीफ देने के बहाने नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को रिलीफ मिलेगा? और ये तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था इस माशरे में कि फैसल वाडा तवस्सुत ज़रिया बनेंगे जहाँ नवाज शरीफ के लिए और जहांगीर तरीन के लिए, और उनको रिलीफ इनकी वजह से मिलेगा। तो बहरहाल ये अभी मामला चल रहा है, 6 अक्टूबर तक तारीख पड़ी है, देखते हैं कि अब इस पे मज़ीद क्या क्या मालूमात आ सकती हैं। एक
और जो मैंने आखिर में बात करनी थी, मरीम नवाज़ अब ज़्यादा अग्रेसिव रोल अपनाएंगी, लंदन भी जाएंगी और आज वो पब्लिकली अनाउंस करके जाएंगी कि मैं लंदन जा रही हूँ। कुछ चोरी छुपे थोड़ी जा रही हैं, पासपोर्ट उन्हें मिला है, अपने वालिद से वो 4 साल से नहीं मिली, तो वो मिलने जाएंगी। तवक्को ये की जा रही है कि वो जो इस अहद के फ़िरौन हैं, चाहे वो अदलिया है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने इस माशरे में गुज़िश्ता 4 साल में बहुत ज़्यादा सियासी इंतशार और सियासी इंतकाम का रवाज डाला, उनके ख़िलाफ़ भी ज़ुबान खोलेंगी। लोगों को ये भी बताएंगी कि वो पासपोर्ट हासिल करने के बाद लंदन जा रही हैं, चोरी छुपे नहीं जा रही। उनका अपना भी कुछ तिब्बी मामला है और कुछ मामला जो हैं वो सियासी भी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ को सियासी तौर पर ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए उनको कोई बहुत अहम किरदार दिया जाएगा, रोल दिया जाएगा। और वो मतलब सरकारी रोल नहीं होगा कि उन्हें कोई वज़ीर बना दिया जाएगा या कोई मुशीर बना दिया जाएगा। ज़्यादातर लोग यही कयास आराइयाँ कर रहे हैं कि उनको पार्टी की सदारत दी जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। लंदन में ये फैसला होगा नवाज शरीफ के मशवरे से। चेक एंड बैलेंस, आपको पता है मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ वैसे तो कहते हैं कि हम इकट्ठे हैं, लेकिन दोनों बहरहाल एक दूसरे की गलतियों पर बात भी कर देते हैं। जैसे महंगाई पर मरीम नवाज़ ने खुल के बात की कि मैं इसके साथ नहीं हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छा हो अगर इस तरह का अरेंजमेंट कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में रहें और मरीम, ये फिलवक्त की बात कर रहा हूँ, इलेक्शन से पहले मरीम नवाज़ पार्टी की सदर रहें, तो उससे एक पार्टी के अंदर ही चेक एंड बैलेंस की बड़ी अच्छी रवायत पड़ जाएगी। कोई भी अपनी हदूद से तजावुज़ नहीं करेगा और यही जमहूरियत का फरमान है। यही चेक एंड बैलेंस बुनियादी तौर पर जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।